हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में देशी रियासतों के भारत में विलय के क्या कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया, उनके बारे में पढ़ा था। उस संबंध में आपके बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है देशी रियासतों के भारत में विलय की क्या प्रक्रिया रही, किन नीतियों के तहत देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए और जो भारत में देशी रियासतों की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। इनको सहायता देने का कार्य इनके सचिव वीपी मेनन और नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष महाराजा पटियाला ने उनके कार्य में सहयोग प्रदान किया। भारत की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता पर रखा और सरदार पटेल के नेतृत्व में एक संगठित आयोग का गठन किया ताकि विभाजन जो रियासतों के विलय का कार्य है वो आसानी से संपन्न किया जा सके। पटेल ने भी देशी रियासतों की स्थिति को समझा और उनके विलय को देश की प्रगति के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए आवश्यक मानते हुए इसको अपने प्राथमिक उद्देश्यों में रखा और इस कार्य में कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह के तरीकों का प्रयोग किया। कूटनीतिक पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने राजाओं की भावनाओं को जागृत करते हुए उनके सामूहिक हितों और देश की अखंडता के लिए उनसे भारतीय संघ में विलीनीकरण की अपील की। उनसे कहा कि तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां हैं, जब भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो चुकी है, तो उन्हें अपने प्रजा के हितों और अपने हितों को देखते हुए भारतीय संघ में विलीन हो जाना चाहिए। साथ ही उनसे कहा गया कि देशी राज्य अपने 3 महत्वपूर्ण विषयों विदेशी संबंध, सेना, संचार या यातायात के संदर्भ में भारत संघ में विलय के लिए स्वीकृति प्रदान करें। पटेल ने साथ ही स्पष्ट किया कि यदि रियासतें हैं वो जो रियासतें भारतीय संघ में विलीन होने के लिए स्वीकृति देती हैं उनको आसानी से शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन यदि कोई रियासतें विलय के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती हैं तो रियासतों में जो वहाँ की जनता के द्वारा शासकों के विरुद्ध जो जन आंदोलन प्रारंभ हुए थे उनको रोकने में भारत सरकार किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगी और साथ ही 15 अगस्त के बाद विलय की शर्तें और अधिक कठोर हो जाएंगी। जो नियम बनाए गए थे वो और अधिक कठोर हो जाएंगे। अब पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हेतु 2 समझौता दस्तावेज तैयार किए गए। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंतर्गत विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, यातायात, संचार का दायित्व संघ के पास रहेगा। और दूसरा समझौता था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसके अनुसार स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थिति थी उसके स्थान पर आज़ादी के बाद वही स्थिति भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की होगी और देशी राज्यों का यह दायित्व होगा कि वो भारतीय संघ में केंद्र सरकार की स्थिति को मान्यता प्रदान करें। इस तरह से सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा रियासतों के विलय का निर्णय लिया गया, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए का कार्य जो था वो 1947 से 1949 के मध्य किया गया। अब यह किस तरह से किया गया व्यवहारिक रूप देने का कार्य, इसको हम देखेंगे कि इसके लिए, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ देखें बच्चों, तो किसी भी नेतृत्व के लिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में इतनी ज़्यादा रियासतों को भारत संघ में शामिल करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए कुछ उनको रियायतें दी गई, कुछ उदार शर्तें रखी गई ताकि वो अपने इतने बड़े बड़े राज्यों को छोड़कर
अपने अधिकारों को छोड़कर भारत संघ में शामिल हो सकें। तो उनमें से जो मुख्य मुख्य शर्तें थीं, नियम थे, वो हम देखेंगे कि देशी रियासतों के शासकों को क्या क्या सुविधाएं दी गई, उनको क्या क्या प्रलोभन दिए गए ताकि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकें। सबसे पहला था राजाओं को उनके राज्य की संपदा पर विशेष अधिकार दिए गए। राजाओं को उनके राज्य के बदले भारी पेंशन का प्रावधान रखा गया और इस हेतु 560 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। यदि हम बड़े रियासतों की स्थिति देखें, जैसे हैदराबाद के निजाम को 50 लाख रुपए वार्षिक देने का प्रावधान रखा गया। मैसूर की स्थिति देखें तो यहाँ यह राशि 26 लाख रुपए थी। नवगठित राज्य जिसमें देशी राज्यों का विलय हुआ था, वहाँ पर गवर्नर और जो राज प्रमुख का पद था वो रियासतों के बड़े शासकों को देने का प्रावधान रखा गया। रियासतों में कार्य कर रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, उनको नौकरी और पेंशन देने की गारंटी दी गई। रियासतों की सेना या तो समाप्त कर दी जाएगी या सैनिक और जो सैन्य अधिकारी थे और जो सैनिक थे उनको भारतीय सेना का अंग बना दिया जाएगा। राजाओं को भू संपत्तियों, उनके महलों, उनकी जो संपत्ति थी विशाल का स्वामी बना रहने दिया गया। रियासतों की सामंती व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, यहाँ तक समाप्त करने का प्रयास किया गया ताकि आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय एकता को और सुरक्षा को खतरा न हो और भारत की स्वतंत्रता को नई चुनौती का सामना न करना पड़े। इस तरह से इन शर्तों के साथ नवगठित जो प्रांत थे उसमें भू राजस्व की नई व्यवस्था कायम करके राजस्व दरों में कमी की गई। राज प्रमुख का पद बनाया गया। इस तरह से जब ये शर्तें रखी गई तो रियासतों के विलय के साथ ही भौगोलिक स्थितियों में भी परिवर्तन होता गया, क्योंकि ये राज्य जब अन्य राज्यों के साथ मिले तो कई बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। कई रियासतों को मिलाकर नया क्षेत्र और कुछ का विलय पड़ोसी प्रांतों में कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संघ में विलय की जो प्रक्रिया थी रियासतों के, वो 1947 से 1949 के तक जारी रही। 15 अगस्त 1947 तक भारत की जो 3 मैंने बताया था आपको पहले, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन तीनों रियासतों को छोड़कर सभी बड़ी और छोटी रियासतों ने विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। भारतीय संघ में जब रियासतों का विलय हुआ बच्चों, तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ जो रियासतों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी वर्ग था, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। नवोदित राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में नई नई प्रगति हुई। सामंती व्यवस्था का पतन होने से किसानों को और व्यापारियों को काफ़ी सहयोग मिला और आम जनता ने आगे बढ़कर संसदीय या प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को स्वीकार किया और रियासतों के निरंकुश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार हमने पढ़ा कि विलय किस प्रकार हुआ। आपको इसी तरह से अपना आंसर लिखना है एग्ज़ाम में। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतों का भारत में किस प्रकार से विलय हुआ। तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और हर साल तीनों केस में से किसी एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक दृष्टि हम लोग डाल लेते हैं कि देशी रियासतों का जब विलय हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम निकले। एक प्रकार से बच्चों सरदार पटेल के नेतृत्व में एक अहिंसक क्रांति के द्वारा विलय का कार्य पूर्ण कर लिया गया। यह तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए काफ़ी कठिन कार्य था, क्योंकि सभी राजाओं के अलग अलग दृष्टिकोण थे और भारत सरकार के सामने कई प्रकार की अन्य समस्याएं भी थी। तो उन्होंने काफ़ी कूटनीतिक पूर्ण ढंग से इस कार्य में सफलता पाई। इसके हम देखेंगे मुख्य मुख्य क्या परिणाम निकले। सबसे ज़रूरी है, पहला है प्रादेशिक अखंडता और एकता की स्थापना हुई। रियासती शासक जिनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध थी वो अब भारत के राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ गए। राजाओं की निरंकुशता और फिजूल खर्ची का अंत हुआ। जो काफ़ी मात्रा में धन वो अपनी ऐशो आराम में अपनी सुविधाओं पर खर्च कर रहे थे, उस धन का प्रयोग अब देश के विकास में किया जाने लगा।
जनता को प्रजातांत्रिक और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। रियासतों के भारत संघ के साथ मिल जाने से वहाँ पर कृषि औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति हुई। भारतीय संघ में मिल जाने से इन क्षेत्रों का विकास हुआ। अंग्रेजों की कुटिल नीतियों का विराम हुआ। अखंड भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण को इस कार्य के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला और जन आंदोलन की सफलता से यहाँ पर भी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की स्थापना हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुशल नेतृत्व के द्वारा देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया गया। हालांकि इसमें कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन विभिन्न चरणों के द्वारा तीनों विवादित रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों का कार्य काफ़ी आसानी से और सफलता के साथ संपन्न कर लिया गया। तो हम लोग कल पढ़ेंगे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतों के विलय के बारे में, अलग अलग लेंगे इनको और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो हम मिलते हैं बेटा बच्चों कल की क्लास में। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।